हाँ जी रजय, सो हम लोग अब आपका स्टार्ट करते हैं अमेंडमेंट लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। अब इस लेक्चर में रजय हमने जो आगे करना है डिस्कस, वो करना है आपका सेक्शन 56 to 8, सॉरी 13। अब देखो, लास्ट लेक्चर में हमने ये तो डिस्कस कर लिया था कि एलआईपी की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके जो मुझे मेच्योरिटी प्रोसीड्स रिसीव होते हैं दैट विल बी टैक्सेबल, और वो कब टैक्सेबल होंगे, ये सारा पार्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब रजे, इस लेक्चर में मुझे करना है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो टैक्सेबिलिटी आएगी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, वो टैक्सेबिलिटी किस तरह से आएगी। ठीक है, तो रजे अब स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को एक ये सेक्शन याद रखना है। कौन सा सेक्शन है आपका? सेक्शन 56 to 8, नोटिफिकेशन नंबर 61/2023, डेटेड 16 अगस्त 2023 से ये लागू हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं वेयर एनी सम इज रिसीव्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो रजे, अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंडर सॉरी मुझे कोई अमाउंट मिलता है, यानी कि अब मैं ये बात कर रही हूं कि मैं अब ये बात नहीं कर रही कि वेदर द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज टैक्सेबल और नॉट। मैं ये बात कर रही हूँ कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज टैक्सेबल। हम जो सेक्शन 1010D था उसके प्रोविजन अब देख आए हैं, उसके अकॉर्डिंग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की रजे टैक्सेबिलिटी आ रही है, इट इज टैक्सेबल। बट अब हमने ये देखना है कि कितना अमाउंट टैक्सेबल है। तो कहते हैं ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अदर देन, बट एलआईपी में हम ये दो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लेंगे। कौन कौन सी? रिसीव्ड अंडर अ यूएलआईपी या रिसीव्ड अंडर अ की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। देखो, यूएलआईपी जो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है ना, उसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो सेपरेट है, वो आप लोगों के सीए फाइनल के टॉपिक में कवर की हुई है। छोटा सा पार्ट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर में भी है। दूसरी बात, कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी की जो टैक्सेबिलिटी है वो सेक्शन 28 ऑफ पीजीबीपी, सेक्शन 28 ऑफ पीजीबीपी में हम लोग पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं विच आर नॉट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010D, the sum so received as exceeds the aggregate of the premium paid during the term of the LIC and not claimed as deduction under any other provisions of the act। तो वो कहते हैं कि आपको ना ही वो एग्जम्प्ट हुई है अंडर सेक्शन 1010D, और जस्ट अ मिनट। हाँ जी, सो रजय, यहाँ पर उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात हो रही थी जो सेक्शन 1010D में भी एग्जम्प्ट नहीं है और एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट में भी उसको कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं मिली है। तो वो किस में चार्जेबल होगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। हम जब एग्जाम्पल्स पढ़ रहे थे हमने किया था अंडर सेक्शन 56 to 13। Accordingly, the CBDT wide notification inserted rule 111 UACA। अब ध्यान देना मेरी बात राजे, जो टैक्सेबिलिटी का प्रोविजन है दैट इज इंसर्टेड थ्रू सेक्शन नंबर 56 to 13। लेकिन कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा ये किस में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है राजे आपका रूल 11 UACA। अगर याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं हमेशा बोलती हूँ टैक्स का पेपर सेक्शंस लिख के आओ बट गलत मत लिखो, इससे बेटर ना लिखो, वो ज्यादा अच्छा है। तो कहते हैं अकॉर्डिंगली द सीबीडीटी हैज वाइड दिस नोटिफिकेशन इंसर्टेड रूल 111 यूएसीए टू कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 56 to 13। वो कहते हैं वेयर एनी पर्सन रिसीव्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर एनी सम अंडर एलआईपी, then the income chargeable to tax under section this during the previous year to be computed in the following manner। अच्छा, अब कैसे कंप्यूट होगी राजे वो इनकम? ये देखो, वो कहते हैं where the sum is received for the first time। अगर मान लो आपने एलआईपी में पहली बार किसी का कोई पैसा जो है वो रिसीव किया, तो आपका जो टैक्सेबल अमाउंट होगा वो होगा A-B। आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा राजे A-B। नाउ व्हाट इज ए? ए का मतलब हुआ द सम और एग्रीगेट ऑफ सम रिसीव्ड अंडर द एलआईपी, जो भी टोटल सम आपने रिसीव किया है माइनस उसमें से आप प्रीमियम पेड कर दो। रजे एक बात कहूं, जो लॉ मेकर आपको टैक्स करना चाहता है वो आपको पूरे कंसिडरेशन पर नहीं करना चाहता,
वो आपको सिर्फ और सिर्फ एलआईपी के इनकम कंपोनेंट पे करना चाहता है। इनकम कंपोनेंट पे कैसे? जैसे लेट से सपोज करो, ये जस्ट एक एग्जांपल है, आप लोगों को रजे एक एलआईपी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से आपको पैसा रिसीव हुआ 10,50,000 का, ठीक है। आपने 20 to 25 years प्रीमियम पे किया था, जिससे आपको 10,50,000 का एलआईसी का अमाउंट रिसीव हुआ। अब इसमें से आप लोग कहते हो कि मैम हमने ना पूरे 25 years ऑफ टेन्योर में 4,50,000 का प्रीमियम हमने पे किया, यानी कि जो रिमेनिंग 6 लाख है वो आपने कमाया है राजे, दैट इज योर इनकम कंपोनेंट। अब अगर हम लोग टैक्सेबिलिटी लगाएं इस पे 10,50,000 पे, तो आप लोग कहोगे मैम इसमें से 450 तो मेरा ही पैसा है, लॉ मेकर मेरे ही पैसे से मुझे टैक्स क्यों कर रहा है, मेरी इनकम पे टैक्स लेना। तो दैट्स वाई राजे उसने क्या किया, ये ए जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ है माइनस बी जितना भी आपने प्रीमियम पे किया है, ठीक है, टिल द डेट ऑफ रिसीट, वो आपने माइनस कर देना है। इसका मतलब जितना भी आपका इनकम कंपोनेंट कैलकुलेट होके आया राजे, उस पे आप लोग क्या पे करोगे, टैक्स पे करोगे। मुझे बताओ सबको यहां तक समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत? हाँ जी बताओ राजे। अब रजे बी पार्ट पर आओ, देखो वो कहते हैं वेयर द सम इज रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब मुझे क्या था, अब इसमें सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं आपको पहले भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव हो चुका है। अगर आपको पहले भी कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव हुआ होगा, तो मान लो जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे ना कि 2033 में आपको एक्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा आया 15 लाख का, फिर 2034 में आपको ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा आया 40 लाख का। नाउ प्रीवियसली सम अमाउंट इज रिसीव्ड, प्रीवियसली सम अमाउंट इज रिसीव्ड अंडर एलआईपी, ठीक है, वेयर द सम इज रिसीव्ड अंडर एलआईपी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्सिक्वेंट टू फर्स्ट प्रीवियस ईयर। ओके, तो रजे इस केस में आपने सी माइनस डी करना है। सी माइनस डी का मतलब क्या हुआ, वो कहते हैं द सम और एग्रीगेट ऑफ सम रिसीव्ड अंडर द एलआईपी ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर, मतलब जो सेकेंड टाइम आपने पैसा रिसीव किया वो ले लो, माइनस डी द एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द एलआईपी टिल द डेट ऑफ रिसीप्ट इन द सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर। अब ध्यान से सुनना रजे बात, यहां पर भी जो टैक्सेबिलिटी आएगी वो आएगी आपके इनकम कंपोनेंट पे, यहां पर भी जो टैक्सेबिलिटी आएगी रजे वो भी इनकम कंपोनेंट पे आएगी, बट जितना कंसिडरेशन रिसीव किया वो तो ले लो, माइनस राजे उसमें से क्या करोगे, एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पे ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द एलआईपी, जिस जिस एलआईपी की आपको कंसिडरेशन रिसीव हुई है उसका प्रीमियम पेड माइनस कर दोगे। नॉट बीइंग प्रीमियम, बट वो वाला प्रीमियम मत लेना जो आपने ए माइनस बी करते वक्त लिया था। एक प्रीमियम की डिडक्शन दोबारा दोबारा थोड़ा ना लोगे, तो वो कहते हैं नॉट बीइंग प्रीमियम विच हैज बीन क्लेम्ड अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और जो बी या डी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है, इज इंक्लूडेड इन बी एंड डी इन एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब ये है लॉ मेकर का कि आपने जो यहां पर टैक्स पे करना है वो इनकम कंपोनेंट पर ही पे करना है, बट प्रीमियम की जो डिडक्शन है वो एक ही टाइम ले सकते हो, या तो यहां पर ले लो फर्स्ट टाइम डी वाले पार्ट में, या अगर पहले किसी और प्रोविजन ऑफ द एक्ट में डिडक्शन ले चुके हो तो अब यहां नहीं लेना वो प्रीमियम, या फिर अगर आपने पहले बी पार्ट में वो डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर ली थी तो अब दोबारा नहीं करनी, ठीक है, दो बार डिडक्शन लॉ मेकर आपको अलाउ नहीं करेगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वो कहते हैं सम रिसीव्ड अंडर एलआईपी मींस एनी अमाउंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड रिसीव्ड अंडर सच पॉलिसी which is not exempt under section 1010D other than the sum received under ULIP और कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो वही वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सम रिसीव्ड अंडर एलआईपी का मतलब इन दोनों को छोड़कर जो सम रिसीव हुआ है, क्योंकि इनकी जो टैक्सेबिलिटी है ना वो सेपरेट दी हुई है रजे, इनकी टैक्सेबिलिटी सेपरेट दी हुई है। तो यहाँ पर हमारा जो सेक्शन 56 to 13 है वो खत्म होता है, ठीक है रजे।
आप लोग इसके बुक में से प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिए होंगे आपको। अब नेक्स्ट जो रजे हमारी अमेंडमेंट आई है, वो आई है चैप्टर नंबर 7 में, एडवांस टैक्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। इसमें हमारी अमेंडमेंट आई है। और जो सबसे पहली अमेंडमेंट हम लोग रीड करेंगे वो रजे आपकी टीडीएस सेक्शन में अमेंडमेंट आई है, और टीडीएस सेक्शन के सेक्शन 194A में अमेंडमेंट आई है। रजे कब से आई है ये अमेंडमेंट? नोटिफिकेशन नंबर 27/2023 डेटेड 16 मई 2023, ये अमेंडमेंट है। क्या कहते हैं यहाँ पर? वो कहते हैं सेक्शन 194A प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट द रेट 10% बाय एनी पर्सन। तो सबसे पहले मैम आप हमें ये बता दो कि सेक्शन 194A है किस बारे में। रजे ये बात ठीक है रजे, सेक्शन 194A बात करता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस ऑफ 10%, ठीक है, बाय एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ जिसका टर्नओवर जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा है इन केस ऑफ बिजनेस, और 50 लाख से ज्यादा है इन केस ऑफ प्रोफेशन। जैसे हमने क्लास में किया था ना सेक्शन 44AB वाले इंडिविजुअल्स, ये वही वाले, ठीक है। ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए हमारे पास सेपरेट सेक्शन है। वो कहते हैं नो डिडक्शन। अब देखो ये उन्होंने अर्लियर प्रोविजन जो था सेक्शन 194A का वो बता दिया। अब कहते हैं नो डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 194A वुड बी मेड इफ द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 40,000 और 50,000। अब इसमें हमने वन ऑफ द प्रोविजन पढ़ा था कि आपको कोई भी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है अगर आपका जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड है वो या तो 40,000 या 50,000। तो हम लोग पहले 40,000 पढ़ते हैं कि 40,000 से ज्यादा का नहीं है तो आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, सॉरी टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब राजे यहां पर वो कहते हैं कि सीनियर सिटीजन्स के केस में ये लिमिट 50,000 की हो जाएगी। तो ये भी ऑलरेडी इंसर्टेड प्रोविजन है जो हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन 194A में। अब न्यू क्या आया है इसमें, ये न्यू आया है रजे। वो कहते हैं अकॉर्डिंगली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड द स्कीम महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2023। एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2023, ठीक है। वो कहते हैं महिला सम्मान सर्टिफिकेट 2023 इज वन टाइम स्कीम अवेलेबल फॉर 2 years फ्रॉम 1 April 2023 टू 25। 23 टू 25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए ये स्कीम है। इट ऑफर्स अ मैक्सिमम डिपॉजिट फैसिलिटी ऑफ अप टू 2 लाख इन द नेम ऑफ वुमेन और ए गर्ल फॉर ऑफ 2 years एट ए फिक्स रेट ऑफ 7.5% पर एनम। तो आपको फिक्स डिपॉजिट पे ये इंटरेस्ट इतना का मिलेगा। कॉन्सिक्वेंटली वो कहते हैं अगर आपको इस महिला सम्मान सर्टिफिकेट के योजना के अंदर, इस स्कीम के अंडर कोई इंटरेस्ट मिलता है, नो टैक्स अंडर सेक्शन 194A वुड बी डिडक्टेबल बाय द पोस्ट ऑफिस ऑन इंटरेस्ट पेड और क्रेडिटेड अंडर दिस स्कीम। सिंपल सी रजे अमेंडमेंट है सेक्शन 194A में। बाकी सारे प्रोविजंस तो लगते हैं कि नो टीडीएस अंडर दिस सेक्शन एंड ऑल दैट वगैरह, बट एक बात का आपने ध्यान रखना, महिला सम्मान सर्टिफिकेट के अंडर जिसमें जो आपका मैक्सिमम डिपॉजिट फैसिलिटी 2 लाख है, आपको इंटरेस्ट मिलता है 7.5% का, तो महिला सम्मान सर्टिफिकेट के केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अमाउंट जो है वो 40,000 से एक्सीड नहीं होगा, ठीक है। चलो अच्छा, अब रजे आप लोगों को सबको ये टीडीएस टीसीएस का जो प्रोविजन है ये सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत मुझे बताओ यहां तक? हाँ जी। अब रजे नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, सेक्शन 194BA। कब हुआ है ये? सर्कुलर नंबर 5/2023 डेटेड 22 May 2023 से आया।
वो कहते हैं न्यू सेक्शन 194BA हैज बीन इंसर्टेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2023 रिक्वायरिंग टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स बाय एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी टू एनी पर्सन एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो रजय देखो, मेरी बात सुनो, जब हम टीडीएस टीसीएस पढ़ते हैं ना, तो टीडीएस वाले पार्ट में सेक्शन 194B में हम लोग टीडीएस डिडक्ट करते हैं विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी वगैरह, ठीक है, लॉटरी गेम्स वगैरह। और 194BB में हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं किसका, विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेस वगैरह। मैंने इसको क्लास में कैसे पढ़ाया था, 194B बड़े लोग, 194BB बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े लोग हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं। तो इन दोनों ही सेक्शंस में हमने पढ़ा था कि आपको 30% के रेट से टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना होगा। अब उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन गेम वाला जो पार्ट था राजे वो सेपरेट कर दिया, 194BA में कर दिया। ऑल्दो जो रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स है वो वही सेम है, रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स कितना है, 30%। वो कहते हैं सच नेट विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वुड चार्जेबल टू टैक्स, ध्यान देना, नेट विनिंग्स, नेट विनिंग्स अंडर सेक्शन 115BB-J। देखो इसकी जो टैक्सेबिलिटी आती है वो आएगी अंडर सेक्शन 115GG-A। जो इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी वो होगी सेक्शन 115BB-J। और टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो सेक्शन 194BA में डिडक्ट होगा। The tax would be calculated on net winnings from such online games computed in the prescribed manner. Okay, if any difficulty arises in giving effect to the provisions of section 194A, BA, the CBDT may, with the previous approval of central government, issue guidelines. Accordingly, CBDT ने कुछ guidelines issue की हैं ऑनलाइन गेम्स को टैक्सेबल करने के लिए। सीबीडीटी ने कुछ गाइडलाइंस जो है वो इशू की हैं। देखो ये जो सेक्शन आया था वो आया था फाइनेंस एक्ट 2023 के अलावा, और फाइनेंस एक्ट 2023 के द्वारा। लेकिन 22 मई 2023 को सीबीडीटी ने इस सर्कुलर के द्वारा गाइडलाइंस कुछ इशू की। रजे मेरी बात यहां तक सबको समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, बताओ मुझे, यहां तक कोई प्रॉब्लम? नो, ओके, ठीक है राजे। अब देखो ये जो पार्ट हमने पढ़ा, ये पार्ट हमने पढ़ा प्रोविजन का। अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आओ। देखो वो कहते हैं देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ गेमर्स हु प्ले विद वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट एंड विड्रॉ आल्सो वेरी स्मॉल अमाउंट। Deducting tax at source under section 194BA for each significant withdrawal would increase compliance of tax deductor. कैन देयर बी रिलैक्सेशन टू ईज कंप्लाइंस? अब देखो ऑनलाइन गेम्स के जो प्लेटफॉर्म्स है, पहली बात तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। दूसरी बात, हम छोटे छोटे अमाउंट से, जैसे आप लोगों ने एड में देखा होगा ना, आप फर्स्ट 100 रुपीज लगाओ और इतने की गेम जीत जाओ, ठीक है, या आप फर्स्ट 500 रुपीज लगाओ और इतने की गेम जीत जाओ, विनिंग्स विनिंग्स आपको 1000 की हो जाएंगी। तो कहते हैं पहली बात तो बहुत छोटे छोटे लेवल पर ये गेम खेली जाती है, इसके लिए जो कंप्लायंस है टैक्स डिडक्टर के लिए वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फिर इसके लिए क्या कोई रिलैक्सेशन है? वो कहते हैं टैक्स में नॉट बी डिडक्टेड, नहीं किया जाएगा ऑन सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल। मार्क कर लेना, ऑल है, एनी नहीं है। मतलब ये सारी कंडीशन 1 2 3 जो आपको दे रखी है, ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, इनके बीच में एंड है रजे। नेमली वो कहते हैं नेट विनिंग्स जो होंगी ना आपकी, नेट विनिंग्स मतलब जैसे मान लो मैंने 600 रुपीज लगाए और उससे मुझे 700 मिले, तो मेरी नेट विनिंग्स कितनी हुई, 100। तो वो कहते हैं नेट विनिंग्स कंप्राइज्ड इन द अमाउंट विड्रॉन, जो आपने अमाउंट विड्रॉ किया है वो 100 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए इन ए मंथ। मतलब अगर 100 पर मंथ का आपका अमाउंट है, 100 से ज्यादा नहीं है, डज नॉट एक्सीड 100 पर मंथ, तो आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करोगे। अगर 100 पर मंथ से ज्यादा हो जाएगा देन यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस। ओके, tax not deducted on account of this concession is deducted at a time when the net winnings comprised in withdrawal exceed rupees 100 in the same month or subsequent month, or if there is no such withdrawal at the end of financial year.
ओके अब राजे इस केस में देखो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं टैक्स नॉट डिडक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस कंसेशन, ये वाला इज डिडक्टेड एट द टाइम। अगर मान लो ऊपर वाला आपने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली और आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, टैक्स नॉट डिडक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस सेक्शन इज डिडक्टेड, वो कब डिडक्ट होगा, क्योंकि यहां पर में लिखा हुआ था ना, इसीलिए मान लो मैंने यहां पर डिडक्ट नहीं किया, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया था। अब वो कहते हैं इज डिडक्टेड एट अ टाइम व्हेन द नेट विनिंग्स कंप्राइज्ड इन विड्रॉल एक्सीड, या तो मान लो जैसे मान लो मेरी जो जैन मंथ की टोटल विनिंग्स थी, नेट विनिंग्स की मैं बात कर रही हूँ, वो मेरी थी 99 की, 100 से एक्सीड नहीं कर रही थी तो मैंने नहीं डिडक्ट किया। फिर मैंने फेब में फिर से गेम खेली और उस टाइम जो मेरी नेट विनिंग्स हो गई वो रोजे हो गई मान लो 200 की, अब ये 100 से एक्सीड कर गया, तो वो कहते हैं इस टोटल अमाउंट पे चाहे आपने विड्रॉल 200 का किया होगा, टैक्स जो डिडक्ट होगा वो टोटल अमाउंट पे होगा। तो वो कहते हैं कि is deducted at a time when the net winnings comprised in the withdrawal exceed 100, या तो उसी मंथ में जैन मंथ में ही मैं दूसरी बार गेम खेल रही हूँ और विड्रॉ कर रही हूँ, और सब्सिक्वेंट मंथ में, या फिर अगर मान लो मैम आपने जैन में गेम खेली 99 का विड्रॉल हुआ, फेब में गेम खेली आपने 98 का विड्रॉल हुआ, मार्च में आपने गेम खेली मेरा 97 का विड्रॉल हुआ, तो अब मैम इस केस में फिर होगा क्या, आप तो कभी भी 100 से एक्सीड ही नहीं कर रहे हो, तो राजे इस केस में जस्ट हाँ, तो इस केस में वो कहते हैं कि आपका विड्रॉल होगा फिर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर का एंड आएगा ना, यानी कि 31 मार्च, फिर आपने 100 नहीं देखना, आपने ये देखना है कि जितने भी प्रीवियस विड्रॉल्स हुए हैं वो सारे आप लोग क्या कर लोगे, उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लो। ठीक है राजे, ये फर्स्ट टू कंडीशन सबको समझ में आ गई है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक बताओ। अब राजे थर्ड कंडीशन देखो, थर्ड कंडीशन में वो क्या कहते हैं रजिल, आप लोगों को ना अगर सेक्शन 194 बी या डबल बी याद हो ना, उसमें हम क्या पढ़ते थे, इफ द गिफ्ट इज इन काइंड देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिडक्टर, कि वो टीडीएस या तो कैश में लेगा डिडक्टी से या फिर वो खुद पे करेगा। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही पॉइंट है, मिलता जुलता पॉइंट है। वो कहते हैं द डिडक्टर अंडरटेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉ मेकर कहता है मुझे नहीं पता, मुझे मेरे टीडीएस से मतलब है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिडक्टर of paying the difference if the balance in the user account at the time of tax deduction under section 194BA is not sufficient, तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे मेरा टीडीएस जो है वो पे कर दे। चलो, तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी देन आप टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते, वरना आप लोगों को टीडीएस सिंगल सिंगल अमाउंट पे डिडक्ट करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है ना सबको? मैं नेक्स्ट पार्ट करवाऊं राजे, क्वेश्चन नंबर 2, गाइडलाइन नंबर 2। हाँ जी बोलो। ओके ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो, वो कहते हैं व्हेन द नेट विनिंग्स इज इन काइंड हाउ विल टैक्स डिडक्शन एट डिडक्शन अंडर सेक्शन 194 बीए ऑपरेट। अब जैसे कई बार होता है कि ऑनलाइन गेम्स खेलो और माइक्रोवेव ले जाओ, एलईडी ले जाओ, ऐसा कुछ प्रोविजन होता है। गिफ्ट इन काइंड है, काइंड मतलब कैश में नहीं है, किसी और चीज के थ्रू गिफ्ट मिला है, मोबाइल इसका एग्जांपल है। वो कहते हैं एट द आउटसाइड इट मे बी क्लैरिफाइड दैट वेयर द मनी इन यूजर अकाउंट इज यूज्ड टू बाय एन आइटम इन काइंड एंड गिवन टू यूजर देन इट इज नेट विनिंग्स in cash only and the deductor is required to deduct tax at source under section 194BA। वो कहते हैं कि पहले तो हम आपको ये क्लैरिफाई कर दे वेयर द मनी, जो भी जैसे मान लो मैंने कोई ऑनलाइन गेम खेली और उसकी वजह से मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए, जो भी उस ऑनलाइन गेम का प्लेटफॉर्म था उसके अकाउंट में 10,000 रुपए जमा हो गए, उस 10,000 से मैंने क्या किया, मैंने एक मोबाइल परचेज किया और यूजर को दे दिया, तो वो कहते हैं इज यूज टू बाय एन आइटम इन काइंड एंड गिवन टू यूजर। तो जो नेट विनिंग्स है ना वो कैश में ही मानी जाएंगी एंड द डिडक्टर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 194BA।
However, there could be a situation where winnings of the game is a prize in kind. In that situation, provisions of section 194(ba)(2, अब जैसे मान लो ये 10,000 वाला पार्ट काट देते हैं। मैंने एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गेम खेला जिसमें मुझे कहा गया कि आप लोगों को, अगर आप ये गेम का लेवल 4 तक जीत जाते हो तो आप लोगों को एक मोबाइल जो है वो गिफ्ट किया जाएगा। मतलब मेरे जो अकाउंट में है वो पैसे नहीं आए हैं। तो वो कहते हैं सेक्शन 194(ba)(2 का जो प्रोविजन है वो ऑपरेट होगा। और वो प्रोविजन क्या कहता है, वो कहता है अकॉर्डिंग टू दिस वेयर द नेट विनिंग्स आर होली इन काइंड और पार्टली इन कैश एंड पार्टली इन काइंड। तो हो सकता है कुछ पैसा कैश मिला हो, कुछ पैसा काइंड में, बट द पार्ट इन ऑफ कैश सफिशिएंट नहीं है कि वो डिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी टीडीएस डिस्चार्ज पूरी तरह कर सके। In this situation, the person responsible, राजीव वही है, सेम प्रोविजन 194(b) और BB वाला जो हमने हॉर्स रेस के केस में पढ़ा था और विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज गेम्स और पजल्स में पढ़ा था। वो कहते हैं इन दी सिचुएशन जो पेयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिफोर रिलीजिंग द विनिंग्स एंश्योर कि जो भी टैक्स डिडक्शन बनती है वो डिडक्टी से रिकवर कर ले। ठीक है, वो कहते हैं इन अबव सिचुएशन द डिडक्टर विल रिलीज नेट विनिंग्स इन काइंड आफ्टर द डिडक्टी प्रोवाइड्स प्रूफ ऑफ पेमेंट। जब उसको जो डिडक्टी है, जैसे मान लो मैंने मोबाइल परचेज किया, 50,000 का मोबाइल परचेज किया, अब इसमें 30% टीडीएस जब तक मैं पे नहीं कर देती तब तक डिडक्टी को ये अमाउंट रिलीज नहीं होगा, जो प्राइस है वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है, वो कहते हैं इन एन अल्टरनेटिव एज एन ऑप्शन टू रिमूव डिफिकल्टी द डिडक्टर में डिडक्ट द टैक्स अंडर सेक्शन 194(ba), वो खुद ही डिडक्ट कर ले और पे कर दे गवर्नमेंट को टैक्स। रजे, ये दोनों आप लोगों को गाइडेंस सबको क्लियर हो गई है? किसी को कोई दिक्कत मुझे बताओ यहां तक। हाँ जी, बोलो रजे। डन है, सबको समझ में आ गया? चलो ठीक है, अब गाइडलाइन नंबर 3 पढ़ते हैं। वो कहते हैं हाउ विल द वैल्यूएशन ऑफ विनिंग्स इन काइंड रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट। ये भी एक समस्या है। अब राजे इसमें वो क्या करते हैं, मैम लेट से सपोज करो जो विनिंग्स है उसमें मैंने एक वॉच गिफ्ट मिली है मुझे। अब जो ये वॉच की वैल्यू है, क्योंकि इस वॉच की वैल्यू पर ही मैं 30% लूंगी ना डिडक्टी से, या पे करूंगा, पे करेगा डिडक्टर। तो ये जो वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट की जाएगी? वो कहते हैं द वैल्यूएशन शुड बी बेस्ड ऑन, वुड बी बेस्ड ऑन फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब जो उसकी मार्केट वैल्यू है। लेकिन इन केसेस को छोड़कर ये जो सारे केसेस हैं इसमें मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी, इसमें कुछ और कंसीडर किया जाएगा। अब वो पढ़ते हैं। वो कहते हैं द ऑनलाइन गेम इंटरमीडियरी हैज परचेज द विनिंग्स बिफोर प्रोवाइडिंग इट टू द यूजर। इन दैट केस द परचेज प्राइस शैल बी द वैल्यू फॉर विनिंग्स। अब लेट से सपोज करो, ज्यादातर केसेस में यही होगा राजे कि जो ऑनलाइन गेम इंटरमीडियरी है जिसके थ्रू मुझे प्राइज मिलना है वो पहले खुद परचेज करता है और फिर मुझे देता है। उसने पहले खुद मोबाइल लिया और फिर मुझे दिया, तो उस केस में रजे उसका जो परचेज प्राइस होगा वही मेरी वैल्यू ऑफ विनिंग्स होंगी। द ऑनलाइन गेम्स इंटरमीडियरी मैन्युफैक्चर सच आइटम्स एज गिवन। मान लो एक कंपनी है, मोबाइल की कंपनी है, उसने कोई गेम लॉन्च की और उसने कहा ये गेम आप लोग जीतो और आपको हमारा मोबाइल मिल जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही इंटरमीडियरी है। इन दैट केस प्राइस दैट इट चार्जेस टू द कस्टमर, तो जो दूसरे कस्टमर को वो इस मोबाइल का प्राइस चार्ज करता है वही आपकी वैल्यू ऑफ विनिंग्स जो है वो मानी जाएगी। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड। हाँ, इस मार्क इवेल्युएशन में जीएसटी जो है आपने इंक्लूड नहीं करना। ऑब्वियसली रजे लॉ मेकर जो है वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना नहीं चाहता। रजे ये तीनों गाइडलाइंस आपको क्लियर है? हाँ जी, बताओ तीनों गाइडलाइंस में से किसी को कोई प्रॉब्लम सेक्शन 194(ba) की गाइडलाइंस में से? अब राजे नेक्स्ट जो हमने आगे अमेंडमेंट पढ़नी है वो आपके टीसीएस वाले पार्ट में, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स जो पार्ट में अमेंडमेंट आई है वो पढ़नी है। और ये अमेंडमेंट जो है वो आपके सेक्शन 206(c)(1)(g) में आई है।
देखो वो कहते हैं गाइडलाइंस टू रिमूव डिफिकल्टी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंजेस रिलेटिंग टू टैक्स कलेक्शन एट सोर्स ऑन लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इससे रिलेटेड भी सीबीडीटी ने गाइडलाइंस इशू की हैं थ्रू सर्कुलर नंबर 10/2023 डेटेड 30 जून 2023। अब वो गाइडलाइंस क्या है रजे, जरा एक बार देखो। वो कहते हैं सेक्शन 206C(1)(g) पहले बोलता क्या है, प्रोवाइड्स फॉर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। मतलब आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा अगर ऑन फॉरेन रेमिटेंस, अगर आपने बाहर कोई पैसा भेजा है थ्रू लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एलआरएस, या फिर सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। तो ये दो पार्ट्स में वो आप लोगों को कहता है कि अगर आप लोग पैसा खर्च करते हो तो सेलर को साथ में क्या करना पड़ेगा, वो इन दोनों के लिए कंसिडरेशन तो कलेक्ट करेगा ही करेगा, बट साथ में टैक्स भी कलेक्ट करेगा। अकॉर्डिंगली सेक्शन 206C(1)(g) अमेंड हुआ थ्रू फाइनेंस एक्ट 2023। अमेंडमेंट जो आई थी वो फाइनेंस एक्ट 2023 आई थी, और ये कब से एप्लीकेबल हुई थी, 1 जुलाई 2023 से। वो कहते हैं वाइड प्रेस रिलीज डेटेड 28 जून, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज फर्दर अमेंडेड सेक्शन 206 एंड डेफर द अमेंडमेंट टिल 30 सितंबर। तो रजे ये अमेंडमेंट डेफर कर दी गई थी, मतलब पहले ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल होने वाली थी 1 जुलाई से, फिर ये डेफर कर दी गई 30 सितंबर तक कि अभी ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अकॉर्डिंगली जो रेट ऑफ टीसीएस थे इन केस ऑफ कलेक्शन बाय ऑथोराइज डीलर, तो अगर ऑथोराइज डीलर जो होगा वो एलआरएस में कोई पैसा कलेक्ट कर रहा है या ओवरसीज टूर पैकेज का कोई पैसा कलेक्ट कर रहा है, तो वो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा। और किन रेट से कलेक्ट करेगा, अब ये इन रेट से कलेक्ट करेगा जो कि ये अमेंडेड रेट्स हैं रजे। अब रजे देखो, फर्स्ट पार्ट को अभी छोड़ दो, चलो पहले फर्स्ट इससे ही स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं रेमिटेंस फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर आपने रेमिटेंस दी है टू के अलावा, मतलब सेकंड केस स्पेसिफिक, ठीक है, सेकेंड केस इज स्पेसिफिक, अगर आपने रेमिटेंस दी है फॉर एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो आपका बिफोर 1 अक्टूबर 2023 ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 क्या प्रोविजन है, नो टीसीएस आपका डिडक्ट होगा 7 लाख तक। अगर 7 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो 5% टीसीएस सॉरी कलेक्ट होगा, मैं डिडक्ट हो गया बोलगी, कलेक्ट होगा कितने से, 5% से। और बिफोर 110 भी यही प्रोविजन है, और ऑन और आफ्टर। अभी एक बात बताऊं, अभी हमारा देखो, हमारा जो असेसमेंट ईयर है वो अभी कौन सा चल रहा है, 2024, 2020 सॉरी 2023-24, है ना, प्रीवियस ईयर ये चल रहा है 2023-24। और असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है, 2024-25। तो रजे फॉर द दिस असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर आपको एक बार दोनों के ही प्रोविजन याद रखने होंगे। क्यों, क्योंकि हो सकता है आपने पेमेंट बिफोर भी की हो और आफ्टर भी की हो, क्योंकि बिफोर वाले कई केसेस में प्रोविजन अलग है और आफ्टर वाले अलग है। जो अगले आने वाले साल होंगे उसके लिए भी फिर हम बिफोर वाला याद नहीं रखेंगे। रजे मेरी बात समझ में आ रही है सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे बताओ। तो ऐसा मत समझना कि मैम हम बिफोर वाला प्रोविजन क्यों पढ़ने हैं। हाँ जी रजे बताओ, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो रजे अगर आपने पैसा दिया है फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उस केस पे 7 लाख तक आपका कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट जो है वो आपका 7 लाख से ज्यादा का हो गया, तो उस केस में 5% का टीडीएस टीसीएस कलेक्ट होगा। अब सेकंड पार्ट पर आओ, देखो सेकंड पार्ट पर वो क्या कहते हैं, रेमिटेंस आउट ऑफ लोन ऑब्टेन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज रेफर्ड अंडर सेक्शन 80E। अब मैम ये सेक्शन 80E कौन सा है राजा, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 में ए में हम पढ़ते हैं एजुकेशन लोन की डिडक्शन मिलती है 8 सालों तक, ठीक है। तो ये 80E वही वाला सेक्शन है। वो कहते हैं अगर आपने किसी भी इंस्टीट्यूशन से कोई एजुकेशन लोन लिया है
और वो आप लोन लेके रेमिटेंस बाहर कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन ऑफ योर चाइल्ड और समथिंग रिलेटिव आपका, तो उस केस में रजे टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा 7 लाख तक, 7 लाख के ऊपर टीसीएस डिडक्ट होगा, बट जो हम कह रहे थे ना 5% होगा, उसकी बजाय कितने परसेंट से होगा, 0.5% से। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसीड्स है ना रजे वो लोन के हैं, आप ऑलरेडी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो लॉ मेकर आपके ऊपर बर्डन डालना नहीं चाहता। तो लॉ मेकर कहता है इन दैट केस आपका 5% की बजाय 0.5% के रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, इफ मैं रेमिटेंस दे रही हूँ, रेमिटेंस दे रही हूँ किसके लिए, एजुकेशन के लिए या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उस केस में टीसीएस कलेक्ट होगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर रेमिटेंस दे रही हूं तो टीसीएस विल बी कलेक्टेड इन एक्सेस ऑफ 7 लाख, और कितने रेट से टीसीएस कलेक्ट होगा राजे, 5% से। लेकिन अगर मैं रेमिटेंस दे रही हूं फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, अगर मैं रेमिटेंस दे रही हूं आउट ऑफ द लोन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन, और मैंने जिसकी डिडक्शन क्लेम की है अंडर सेक्शन 80E, तो उस केस में 0.5%। लेकिन अगर ये वाला केस नहीं है, मतलब मैंने लोन नहीं लिया है, मैं खुद के पैसे से बाहर रेमिटेंस दे रही हूं, तो 5%। ठीक है, अब थर्ड पार्ट पर आओ। देखो वो कहते हैं रेमिटेंस फॉर अदर पर्पसेस अदर देन मेंशन बिलो, मतलब मैम आप एजुकेशन के लिए भी नहीं रेमिटेंस दे रहे, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं दे रहे, कोई और पर्पस है। तो रजे बिफोर 1 अक्टूबर 2023 क्या हुआ करता था, 7 लाख तक नो टीसीएस अप टू 7 लाख, 5% ऑफ द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। तो बिफोर 1 अक्टूबर 2023 5%, सॉरी, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 लिमिट वही है 7 लाख, बट आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 5% की बजाय 20% हो गया। तो आफ्टर 2023 1 अक्टूबर 2023 आपका 5% की बजाय 20% हो गया। रजे मेरी बात यहां तक समझ में आई सबको? हाँ जी बोलो रजे। हाँ जी, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? ओके, अब लास्ट प्रोविजन पढ़ते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। फोर्थ वाला पार्ट में वो क्या कहते हैं, देखो अभी तो मैंने यहाँ पर रेमिटेंस की ना, लेकिन अगर मान लो मैं ओवरसीज टूर पैकेज के अंडर कोई पैसा देती हूँ, ओवरसीज टूर पैकेज मतलब जैसे बहुत सारे कंपनीज है ना जो मेरी हॉलिडे प्लान करते हैं, तो उनको मैं पैसा देती हूँ, हॉलिडे प्लानिंग में वो होटल बुक करेंगे या डेस्टिनेशंस वगैरह बुक करेंगे, तो कहते हैं ओवरसीज टूर पैकेज के अंदर मैं अगर पैसा देती हूँ, तो बिफोर 1 अक्टूबर 2023 5% था विदाउट एनी थ्रेशोल्ड लिमिट, लेकिन ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 5% अप टू 7 लाख और 20% अबव 7 लाख। 5% होगा अप टू 7 लाख और 20% होगा अबव 7 लाख। इन केस एनी डिफिकल्टी arises to give effect to enter alia the provisions, the CBDT is empowered to issue guidelines, और उसने ये गाइडलाइंस इशू की भी हैं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन 2 3 4 5 6 ये सारी गाइडलाइंस जो हैं वो अभी हमने रीड करनी है 8 तक। ठीक है, तो रजे आप लोग इसका चाहो ना तो आप लोग इसका एक चार्ट बना सकते हो। अच्छा ठीक है, तो चार्ट अगर आप लोगों ने बनाना है तो आप बना सकते हो। देखो चाहे बनाना है तो मेरे साथ बना लो अभी, ठीक है, ताकि हमारा एक बार काम खत्म हो जाएगा। देखो टीडीएस अंडर सेक्शन 206C 1G जो आएगा वो किसके लिए आएगा राजे, या तो रेमिटेंस के लिए आएगा, या तो रेमिटेंसेस के लिए आएगा, या फिर राजे ओवरसीज टूर पैकेज के लिए आएगा, या तो राजे ओवरसीज टूर पैकेज के लिए आएगा। ठीक है, अब राजे ओवरसीज टूर पैकेज की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। अगर राजे आपका टीसीएस ओवरसीज टूर पैकेज मतलब अगर आप इसकी पेमेंट कर रहे हो तो इसके दो पार्ट्स होंगे राजे। जस्ट अ मिनट।
जस्ट अ मिनट रजे। हाँ जी, सो मैं क्या, हाँ, ओवरसीज टूर पैकेज का बता रही थी मैं। ओवरसीज टूर पैकेज के केस में रजे दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट, बिफोर बिफोर 1 अक्टूबर 2023 अगर पेमेंट हुई है, या फिर आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 पेमेंट हुई है। तो राजे, अगर बिफोर 1 अक्टूबर 2023 पेमेंट हुई है, तो आपको जो टीसीएस कलेक्ट करना है, टीसीएस जो आपको कलेक्ट करना है वो 5% के रेट से राजे कलेक्ट करना है। और इसमें आपकी कोई भी थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं है, कोई भी आपकी थ्रेशहोल्ड लिमिट नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरसीज टूर पैकेज के केस में ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 है, तो रजे इस केस में दो पार्ट्स हैं, अप टू 7 लाख तक। वैसे ये मैंने क्लास में भी शायद चार्ट बनवा दिया था आप लोगों को। तो अप टू ₹7 लाख तक रजे आपका टीसीएस जो कलेक्ट होगा वो 7% के रेट से होगा। और अबव 7 लाख, अबव ₹7 लाख जो टीसीएस कलेक्ट होगा राजे, वो, सॉरी, यहाँ 7 नहीं है, यहाँ 5 है। सॉरी सॉरी, यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर 5 है। ठीक है। और अबव 7 लाख पर राजे आपका टीसीएस जो कलेक्ट होगा वो 20% के रेट से होगा, वो 20% के रेट से होगा। मुझे बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया राजे? किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? मैं आगे करवाऊं? ओके। अब राजे देखो, रेमिटेंसेस के केस में काफी सारे हम लोगों ने पढ़े थे। रेमिटेंसेस के केस में तो इसका मैं क्या करती हूँ राजे, इसका मैं टोटल 3 पार्ट्स बना लेती हूँ, टोटल 3 पार्ट्स बना लेती हूँ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। राजे फर्स्ट, अगर मैंने रेमिटेंस जो दी है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दी है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दी है। सेकंड, मैंने जो रेमिटेंस दी है राजे वो एजुकेशन के लिए दी है। थर्ड, अगर मैंने रेमिटेंस दी है फॉर एनी अदर पर्पस, एनी अदर पर्पस, एनी अदर पर्पस। तो राजे अगर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मैंने रेमिटेंस दी है तो सिंपल है आपका, टीसीएस ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 और बिफोर, दोनों के केस में तो मैं सेम ही लिखूंगी, मैं बाइफरकेशन नहीं करूंगी। ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 और बिफोर, दोनों के केस में अप टू ₹7 लाख तो नील आपका टीसीएस जो है वो कलेक्ट होगा, मतलब होगा ही नहीं। लेकिन अबव ₹7 लाख होगा रजे, अबव ₹7 लाख होगा, तो उस केस में रजे 5% के रेट से आपका टीसीएस जो है वो कलेक्ट होगा। ठीक है, ये तो पार्ट रहा मेडिकल ट्रीटमेंट का। अब उसके बाद एजुकेशन पर आते हैं। तो एजुकेशन के केस में रजे मुझे बाइफरकेशन जो है वो करनी पड़ेगी। बाइफरकेशन कैसे करनी पड़ेगी? अगर राजे मैंने एजुकेशन के लिए पैसा दिया है और आउट ऑफ लोन फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन रेफर्ड टू इन सेक्शन 80E, अगर इस केस में सेक्शन 80E के अंडर राजे कोई रेमिटेंस मैंने लोन में से रेमिटेंस की है, तो राजे अब यहां पर जो होगा आपका, यहां पर आपका नो टीसीएस, नो टीसीएस अप टू ₹7 लाख, 7 लाख तक आपका टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा। और 0.5% ऑफ रेमिटेंस, 0.5% ऑफ रेमिटेंस अबव ₹7 लाख, 7 लाख से ऊपर अबव ₹7 लाख तक आपका ये रेमिटेंस होगा। ठीक है। दूसरी बात राजे, अगर मैंने एजुकेशन ट्रीटमेंट के
अदर केस है, मतलब पैसा मैंने एजुकेशन के लिए भेजा है बट वो सेक्शन 80E के अंडर नहीं आ रहा, नॉट आउट ऑफ द लोन प्रोसीड्स, तो उस केस में रजे अगेन नो टीसीएस अप टू ₹7 लाख, 7 लाख तक आपका कोई टीसीएस नहीं जाएगा, बट 5% ऑफ द अमाउंट अबव ₹7 लाख, अबव ₹7 लाख के केस में 7 लाख तक का अमाउंट जो है वो आपका जाएगा। राजे आप लोग एक बार ये चार्ट बना लो, आप लोगों को ये बहुत हेल्प करेगा। टैक्सेशन जो है वो जितना कोशिश करो अपने नोट से और चार्ट से रीड करो, ठीक है, क्योंकि बुक जो है रीड करने का ना ही आप लोगों के पास टाइम होता है और ना ही आप लोगों का उसमें फिर हो पाएगा। अच्छा, एनी अदर पर्पस रह गया, एनी अदर पर्पस रह गया ये वाला पार्ट। अब राजे एनी अदर पर्पस के केस में अगर तो आपका बिफोर 1 अक्टूबर 2023 है, अगर बिफोर 1 अक्टूबर 2023 है तो नो टीसीएस, नो टीसीएस अप टू ₹7 लाख एंड 5% ऑफ द अमाउंट अबव ₹7 लाख, ठीक है। और दूसरा पार्ट ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 होगा, अगर ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 होगा तो नो टीसीएस अप टू ₹7 लाख और 20% अबव ₹7 लाख। देखो ओवरसीज टूर पैकेज को छोड़कर ना बाकी सब में 7 लाख की लिमिट है, बस ये ध्यान रखना। ओवरसीज टूर पैकेज को छोड़कर बाकी सब में 7 लाख की लिमिट है रजय, ठीक है। रजय ये नोट कर लिया सबने? हाँ जी, ठीक है रजय, ओके। अब रजय उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी गाइडलाइंस पर, ठीक है रजय, ओके। तो हम लोग अपनी गाइडलाइंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, वो कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में, गाइडलाइन नंबर 1 में वो कहते हैं वेदर द पेमेंट थ्रू ओवरसीज क्रेडिट कार्ड, अगर मेरे पास ओवरसीज का कोई क्रेडिट कार्ड है, बाहर का कोई क्रेडिट कार्ड है, तो वो क्या एलआरएस में काउंट होगा? वो कहते हैं नहीं, नो टीसीएस शेल बी एप्लीकेबल ऑन एक्सपेंडिचर इनकर्ड थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड मतलब इंडिया का नहीं है। तो वाइल बीइंग ओवरसीज टिल फर्दर ऑर्डर, मतलब जब तक हम नहीं बोलते तब तक तो कोई टीसीएस नहीं है, जब हम बोलेंगे तो टीसीएस आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये तो गाइडलाइन नंबर 1 तो सिंपल है। अब गाइडलाइन नंबर 2 पे आओ, वो कहते हैं वेदर द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹7 लाख फॉर टीसीएस टू बिकम एप्लीकेबल ऑन एलआरएस, तो हमने देखा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में हर एक केस में 7 लाख की लिमिट है। अप्लाई सेपरेटली फॉर वेरियस एजुकेशन पर्पस, मतलब मैम मैं ना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा भेज रही हूँ, एजुकेशन के लिए भी पैसा भेज रही हूँ, तो क्या मेडिकल ट्रीटमेंट का अलग 7 लाख और एजुकेशन का अलग 7 लाख, तो टोटल 14 लाख मिलेगा? तो इसका गाइडलाइन जो है वो यहाँ पर समझा रहे हैं। वो कहते हैं अप्लाई सेपरेटली फॉर वेरियस पर्पस, फॉर एग्जाम्पल इफ द रेमिटेंस फॉर 7 लाख अंडर एरआईएस इज मेड इन फाइनेंशियल ईयर फॉर एजुकेशन एंड मेडिकल अदर रेमिटेंस इन द सेम फाइनेंशियल ईयर ऑफ ₹7 लाख, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जैसे मान लो मैंने इफ रेमिटेंस फॉर 7 लाख अंडर एलआरएस इज मेड इन फाइनेंशियल ईयर फॉर एजुकेशन एंड अदर अदर रेमिटेंस उसी फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख की मेडिकल ट्रीटमेंट की, और एंड 7 लाख फॉर अदर पर्पस वेदर, अब वो क्या 3 रेमिटेंस हुई है क्या, एक तो एजुकेशन पर्पस के लिए 7 लाख, फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 7 लाख, फिर अदर पर्पस के लिए 7 लाख। तो अब यहां पर पूछना चाहता है जो असेसी है, वो पूछना चाहता है कि क्या मुझे 7+7+7 = 21 लाख की लिमिट मिलेगी? वो कहते हैं जो ये 7 लाख की लिमिट है क्या ईच ऑफ द 3 सेपरेटली के लिए? अच्छा क्वेश्चन है। वो कहते हैं इट इज क्लैरिफाइड दैट द थ्रेशोल्ड ऑफ ₹7 लाख फॉर एलआरएस इज कंबाइंड थ्रेशोल्ड फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीसीएस इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस। नो, तीनों की मिला के 7 लाख है।
Thus, in the given example, up to rupees 7 lakh under LRS during a financial year shall not be liable for TCS. देखो, अब अगर मैं ये वाला एग्जांपल लूं तो आपने टोटल रेमिटेंस कितनी की? 21 लाख की। अब ऐसा मत समझ लेना मैम एजुकेशन के लिए 7 लाख, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 7 लाख और अदर के लिए 7 लाख, मेरा तो टीसीएस कलेक्ट होगा ही नहीं। नो राजे, तीनों को मिला के 7 लाख है। तो 21 लाख में से 7 लाख पर आपका टीसीएस डिडक्ट नहीं होगा, बाकी रिमेनिंग 14 लाख पर आपका टीसीएस डिडक्ट होगा। तो वो कहते हैं 10 इन गिवन एग्जांपल अप टू रुपीज 7 लाख रेमिटेंस अंडर एलआरएस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर शेल नॉट बी लायबल फॉर टीसीएस। However, 7 लाख से ऊपर जो 14 लाख की रेमिटेंस है वुड बी लायबल फॉर टीसीएस इन अकॉर्डेंस विद द टीसीएस रेट्स एप्लीकेबल फॉर सच रेमिटेंस। ठीक है। अब मैम एक बात बताओ, जैसे एजुकेशन पर्पस के लिए हमारा जो टीसीएस रेमिटेंस है वो मैं मान लो 80E वाला लेती हूँ, वो 0.5% है। ठीक है। और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है हमारा मैम कितना? मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कितना? अरे ये क्या हो रहा है, सॉरी। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए है मैम 5% का। और मैम जो अदर पर्पसेस वाला है ना, उसके लिए जो टीसीएस है वो बिफोर 1 अक्टूबर तो 5% है, लेकिन उसके बाद 20% है। ठीक है, 5% भी है, 20% भी है। तो कौन सा रेट किस पे लगाएं? मतलब ये जो 14 लाख बचा है इसमें से कौन सा रेट एप्लीकेबल होगा? अब उस पे क्लैरिफिकेशन हम लोग समझेंगे। पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आया कि जो लिमिट है ये पूरी 7 लाख की है, तीनों को मिला के 21 लाख की लिमिट नहीं मिली है आपको? हाँ जी, ठीक है, डन, ओके। बाकी सबका भी रिप्लाई आना चाहिए मुझे। ओके, ठीक है। तो यहां पर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं 10, जस्ट अ मिनट राजे, देर इज अ लिटिल डिस्टर्बेंस। हाँ जी। तो राजे यहाँ पर वो कहते हैं इन द अबव एग्जांपल इफ द रेमिटेंस अंडर एलआरएस आर मेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम, TCS rates for the remaining 14 lakh under LS would depend upon the time of occurrence। मतलब रजे लॉ मेकर ये कहना चाहता है कि जैसे जैसे आपकी 7 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट होती जा रही है ना, तो वैसे वैसे आप रेट्स लगाओगे। अब जैसे मान लो एजुकेशन के लिए जो मैंने पेमेंट कर दी वो कर दी 1 सितंबर 2023 को, तो मेरी जो 7 लाख वाली लिमिट है वो अक्टूबर 2023 से पहले एग्जॉस्ट होगी, सारी खत्म होगी। तो मतलब जो रिमेनिंग 21 लाख पर टीसीएस आएगा वो ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 वाले रेट्स के हिसाब से आएगा। ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट पर तो 5% ही होगा, अदर पर्पसेस में जो ऑन और आफ्टर 2023 वाला रेट है वो लगेगा। तो वो कहते हैं वो डिपेंड, अब जैसे टीसीएस रेट्स वुड बी एप्लीकेबल एट अंडर, तो फर्स्ट 7 लाख पर वो तो चाहे जब मर्जी पैसा लगाऊं, जो एजुकेशन पर्पस के लिए उस पे तो टीसीएस लगना ही नहीं है। ओके, द रेमिटेंस बियॉन्ड 7 लाख अंडर एलआरएस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023 इफ ऑन और बिफोर 30 सितंबर। अब देखो, अब हम ये मान रहे हैं कि मैंने अगर 21 लाख की रेमिटेंस की है उसमें से 7 लाख पे तो टीडीएस टीसीएस नहीं आना, रिमेनिंग 14 लाख पे आना है। और वो जो 14 लाख की रेमिटेंस है बियॉन्ड 7 लाख, मतलब 14 लाख की रेमिटेंस, वो मैंने बिफोर 30 सितंबर की है। तो अगर राजे मैंने बिफोर 30 सितंबर की है तो टीसीएस 5% लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्पस अनलेस इट इज फॉर एजुकेशन पर्पस फाइनेंस बाय लोन। मतलब राजे देखो, मेडिकल ट्रीटमेंट का भी 5% है, और जो अदर पर्पसेस वाला है, देखो ये चार्ट देखो कहाँ गया, ये चार्ट देखो। इस केस में हमने जो ये चार्ट किया, एजुकेशन वाला तो है ही नहीं है केस,
तो उसको तो छोड़ ही देते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट का चाहे ऑन और बिफोर हो चाहे आफ्टर हो, वो तो है ही 5%। और जो अदर पर्पस वाला है ऑन और बिफोर 1 अक्टूबर 2023 5% है। लिमिट तो हमें 7 लाख की वैसे ही नहीं मिल रही है। तो मतलब इस केस में वो ये कहते हैं कि आपका जो यहाँ पर टीसीएस डिडक्ट होगा फिर, क्योंकि आपने सारी पेमेंट ऑन और बिफोर 1 अक्टूबर 2023 कर दी है, तो 5% होगा। लेकिन रेमिटेंस बियॉन्ड बियॉन्ड 7 लाख, अगर मान लो आपने 14 लाख की जो पेमेंट की है ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24, वो ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 है, तो उस केस में जीरो। फिर वो जीरा जी सिंपल सी बात है, जो रेट्स एप्लीकेबल हो रहे हैं ना आपने वही लेना है बस। जैसे जैसे लिमिट्स एग्जॉस्ट होती जाएंगी आपने वैसे वैसे लेना है। 0.5% अगर 80 वाला रेट है, 5% अगर एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट है और एजुकेशन 80 वाला नहीं है, 20% अगर और अदर पर्पसेज है। ठीक है, मेरी बात ध्यान याद आ गई ना। अब देखो, अगर मैंने 14 लाख की जो पेमेंट की है रेमिटेंस की है वो ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2023 की है, और अगर मैं इस एग्जांपल के लिए के हिसाब से चलूं, तो वो रजे जो पेमेंट हुई है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हुई है प्लस अदर पर्पस के लिए हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉ मेकर ये कहना चाहता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट वाले पे आप टीसीएस डिडक्ट कर लो 5% का, और अदर के केस में ध्यान से सुनना मेरी बात, अदर के केस में क्योंकि अबव ₹7 लाख है तो आप 20% का टीसीएस डिडक्ट करोगे, टीसीएस कलेक्ट करोगे। रजे मेरी बात समझ में आ गई सबको? ये गाइडलाइन नंबर 2 क्लियर है सबको? बताओ रजे। हाँ जी रजे बोलो, ये गाइडलाइन नंबर 2 ध्यान से सुनना, लॉजिकल है बस और कुछ नहीं है। वो लॉ मेकर ये बोल रहा है साल के दौरान जैसे जैसे लिमिट एक्सपायर होती जा रही है उसके बाद वो रेट्स लगते जाएंगे बस। चलो ठीक है। अब राजे क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे कंप्लीट। ठीक है, गाइडलाइन नंबर 3 मोस्ट प्रोबेबली जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा अमेंडमेंट वाला लास्ट लेक्चर होगा। क्लियर है सबको?